नमस्कार। नई धारा परिवार की तरफ से नई धारा उदय उत्सव 2024 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वर्ष 15 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच नई धारा ने युवा कवियों के लिए नई आवाज़ें काव्य प्रतियोगिता की घोषणा की और 18 से 35 वर्ष के रचनाकारों को अपनी कविताएं भेजने के लिए आमंत्रित किया। यह इस प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण था। देश भर से 1100 से अधिक रचनाकारों ने हमें इस प्रतियोगिता के लिए अपनी कविताएं भेजीं, जिनमें से हमारे निर्णायक मंडल ने 8 प्रतिनिधि रचनाकारों को चुना और 14 अन्य रचनाकारों को शॉर्टलिस्ट किया। इन 8 युवा रचनाकारों को नई आवाज़ें सम्मान 2024 से सम्मानित किया जा रहा है और आज आप इनकी कविताएं यहाँ सुनेंगे। साथ ही अन्य 14 रचनाकारों को वरीयता सूची में स्थान मिला है और इन्हें भी आज हम पुरस्कृत करेंगे। सभी पुरस्कार सेतु प्रकाशन के सौजन्य से दिए जा रहे हैं और इसके लिए हम उनके विशेष आभारी हैं। सेतु प्रकाशन ने आज यहाँ किताबों का एक स्टॉल भी लगाया है जो ठीक आपके पीछे गैलरी में है, तो जब भी आपको समय मिले आप उसे भी ज़रूर देखें। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में जाने माने कवि एवं पत्रकार प्रियदर्शन जी, वरिष्ठ कवि मदन कश्यप जी और सुप्रसिद्ध कवयित्री एवं उपन्यासकार अनामिका जी शामिल थे। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। ज़ोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी, प्रियदर्शन जी, मदन जी। इन्होंने अपना कीमती समय बहुत सी कविताओं को पढ़ने में, उन्हें इवैल्यूएट करने में दिया, जो कि बिल्कुल आसान काम नहीं होता और उसी की बदौलत हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए हैं कि किन कवियों को आज हम यहाँ पे बुलाकर उन्हें सम्मानित कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे पहले कि हम अपने युवा कवियों को मंच पर बुलाएं, मैं प्रियदर्शन जी से आग्रह करूँगा कि नई आवाज़ें प्रतियोगिता के अंतर्गत उन्होंने जो कविताएं पढ़ीं और उनका जो अनुभव रहा वह उसके बारे में 2 शब्द कहें। प्रियदर्शन जी। नई आवाज़ें कविता प्रतियोगिता के में शामिल उपस्थित तमाम युवा दोस्तों, नई धारा परिवार से जुड़े तमाम लोग और मित्रों, पिछली बार ये दूसरा अवसर है जब मैं इस प्रतियोगिता के निर्णायकों में शामिल किया गया हूँ और दोनों बार लगभग मेरे लिए बहुत प्रीतिकर और आश्वस्तिकारी अनुभव रहा। मैंने पाया कि अमूमन हिंदी कविता को जो लोग पढ़ते नहीं हैं वो थोड़ा नाक भौं सिकोड़ कर उससे एक अजनबी सी दूरी बनाकर चलते हैं कि पता नहीं हिंदी में क्या लिखा जा रहा है, किस भाषा में लिखा जा रहा है। हम लोग भी कई बार हताश होते हैं, क्या हिंदी की नई पौध इतनी मजबूत है कि वो कविता के इस बागीचे को एक बेहतर पर्यावरण दे पाए। लेकिन इन दोनों वर्षों में मैंने पाया कि जो कविताएं हमारे पास आई हैं वो अपनी तरह से परिपक्व, सजग और बहुत गहरी संवेदनशीलता से प्रेरित हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात जो मेरी समझ में आई कि ये जो पूरा कविता संसार है, अमूमन साहित्य जो है बाजार और सत्ता के प्रतिरोध में खड़ा होता है। इन वर्षों में बाजार और सत्ता दोनों लगभग आक्रांता भूमिकाओं में हैं। वो लगभग हर स्पेस को हड़प लेने पर आमादा हैं। लेकिन मैंने पाया कि जो युवा कविता है, और शायद ये हिंदी की अपनी परंपरा भी है, जो अपने चरित्र में, अपनी मुख्य धारा में मूलतः बाजार और सत्ता विरोधी है, तो शायद ये युवा पीढ़ी उसी का प्रतिनिधित्व करती है, उसी को आगे बढ़ाती है। और ये मतलब मूलतः जनवादी कविताएं हैं। वो नकली राजनीतिक प्रतिबद्धता वाली नहीं, लेकिन अपने सरोकारों, अपनी संवेदना से निकली हुई। जो तीसरी बात मुझे समझ में आई वो भाषिक संवेदना को लेकर है। इन कविताओं की भाषा निश्चित तौर पर जो पुरानी कविताएं थी उनसे अलग हैं। कई बार उनमें हम पाते हैं कि अंग्रेजी के शब्द भी खूब आ जा रहे हैं, लेकिन भाषा को बरतने का, भाषा को समझने का, भाषा के नए अर्थ संभव करने का कविताओं में
कैसे किसी शब्द से एक नई चमक पैदा की जा सकती है, उसको देखने का कौशल इस पीढ़ी के पास है। ये बहुत सारी कविताओं में दिखता है। तो ये कविताएं जिस संबंधों के, जिस संसार को हम अपने हाथों से छूटता पा रहे हैं, जिस दुनिया को हम लगातार अपने आप से अजनबी होता पा रहे हैं, जहाँ लगता है कि आम जन की आवाज़ दबाई जा रही है, उसके प्रतिकार में उन सबको समेटती हुई ये कविता है और हम सब को इसके जश्न में शरीक होना चाहिए। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शन जी। अब मैं अनामिका जी से गुजारिश करूंगा कि वह इन कवियों की रचनाओं पर अपनी बात रखें। नमस्ते दोस्तों, बहुत अच्छा किया कार्तिक ने कि उसने प्रिंट आउट उपलब्ध करा दिए। मैं कुछ कविता पंक्तियों के साक्ष्य से ये कहना चाहूँगी कि जिसको जर्मन में ज़ाइगेस्ट कहते हैं, ज़ाइगाइस्ट, युग चेतना कहते हैं, उसका एक चलता हुआ अनुवाद हो सकता है। युग चेतना तो धूल की तरह सब तरफ है, प्रकाश की तरह सब तरफ है, लेकिन जब वो कविताओं, एक खाना जो आप खाने जाते हैं होटल में, वहाँ मेन्यू में भी, सोशल मीडिया पर भी, लेकिन जब वो कविता के त्रिपार्श्व से, उसके लेंस से गुजर कर वो किरण हमारे सामने आती है तो वो कितनी सतरंगी हो जाती है। वो स्पेक्ट्रम कितना महीन और कितना अंतरंग प्रकाश से भर जाता है। इसको बरतने के लिए आप इन कवियों के इन पंक्तियों से मिलें जो कहते हैं, गौरव तिवारी कहते हैं, नदी अकेली होती है पर उतनी नहीं जितनी अकेली हो जाती है सागर से मिलने के बाद। फिर क्या देख रहे, नदी भी, कविता भी नदी की तरह होती है। वो इसलिए नहीं बहती, उसका कोई उद्देश्य होता है, उसका कोई एजेंडा होता है। वो बहती अपनी बेचैनी में है, अपनी तरंग में है, अपनी धुन में है, लेकिन उसके बहने में ही कोई ऐसी बात होती है कि उसके तट पर सभ्यताएं बस जाती हैं। ऐसे ही कविता एजेंडा लेके नहीं चलती, लेकिन फिर भी उसके चलने में ही कोई बात होती है कि आपके भीतर, आपकी हड्डियों में अच्छाई के फूल खिल जाते हैं। अब कथरियाँ देखिए, आदमी क्या देखता है। हमारे युग की बहुत बड़ी समस्या है कि ना कोई किसी को सीधी आंख से देखता है, ना कोई सीधे मुंह बात करता है। ऐसे में कथरियाँ लिखते हुए एकता वर्मा कहती हैं, और देखती क्या है कथरियों को, कथरी पैचवर्क क्विल्ट को कहते हैं। कथरियाँ गृहस्थियों के उत्सव गीत होती हैं। जेठ बैसाख के सूखे हल्के दिनों में सालों से संजोए गए चीथड़ों को करीने से सजाकर औरतें बुनती हैं उनकी रंग बिरंगी धुनें। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट का कितना सुंदर उदाहरण है। इनमें टके हैं प्यार के नर्म किस्से भी, किरोसिया को की चद्दर में कढ़े गुलाब की तरह। कितना सुंदर ये बांकपन, टेल द ट्रूथ एंड टेल इट स्लैंट, ये वाले। अब बीड़ी बनाने वाली औरतें जो गांव की हैं, अदीबा खानम उनके बारे में लिखती हैं, उनके फुर्तीले हाथ देखकर मैं अक्सर सोचती हूँ, औरतों की कैंची जुबान पर दुहाई देने वालों ने कभी औरत के हाथ क्यों नहीं देखे। ईश्वर के बच्चे, इस ईश्वर की संतानें उसे बहुत प्रिय हैं। वो उनकी अस्थियों पर लोकक्रंथ के नए शिल्प रचता है और उनके लहू से जगमगाते बाजारों में रंग भरता है। ये संसद और देवताओं के सामूहिक मंथन से निकली हुई संतानें हैं। ये जो धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे हैं उस पर। अंतर्देशीय में लिखते हैं प्रशांत बेबार, अच्छा, कि वो आकाश
में आकाश खुद कैसे अंतर्देशीय हो और एक खाली डाकघर के सामने खड़ा हुआ एक व्यक्ति जो अपने बच्चे की प्रतीक्षा में है, क्या महसूस करता है। अब ये सपने कविता है शिवम चौबे की, जो इतने ढंग से कहती है सपनों की, सब रिक्शे वाले सवारियों के सपने देखते हैं। अच्छा, ये जो नए बच्चे हैं वो देख किसको रहे हैं? रिक्शे वालों को। एक और कविता है आगे चल के, लेबर चौक पे जो मजदूर आके खड़े हो जाते हैं उस पर। अब देखें, ये बहुत सुंदर बात है कि आपकी दृष्टि टिकती कहाँ है, किसी की कथरी पर, किसी पे लेबर चौक पर, किसी की इस पर रिक्शे वाले पे। उसके बाद वो लिखते हैं, आम आदमी अच्छे दिन के स्वप्न देखता है। ये सब मैं छोड़ देती हूँ। बच्चों को आते हैं सबसे सुंदर सपने, ये भी छोड़ देती हूँ मैं। एक पंक्ति जो मार्मिक है, मैंने चूँकि पढ़ रखी है इसलिए मुझे याद है। जैसे नदी की सीमा में पानी होता है, नींद की सीमा में होते हैं सपने, सूख जाती है जिनकी नदी, उनको कहाँ आते हैं सपने। इससे भी अच्छी पंक्ति है, वो कहता है, मल्लाह नदियों के सपने देखते हैं, नदियों के स्वप्न में मछलियाँ नहीं समुद्र आता है, पौधों के सपने में पेड़, पेड़ों को शायद ही आते हों पलंग और कुर्सी के स्वप्न। ये विडंबना देखिए। और ये कविता भी गजब है, जो रामलीला के बाद एक रावण लौटा है, भूखे बच्चे का दूध ले रहा है वो, और कहाँ ले रहा है वो? मॉल में नहीं ले रहा, वो कहाँ ले रहा है? शहर की 24/7 दुकान से खरीदता है दूध की थैली। रामलीला के बाद घर लौटता रावण, और कैसे वो रात में उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है, आखिरी पैकेट दूध लिया जाएगा 2 हफ्ते बाद, आखिरी पैकेट दूध लिया जाएगा। तो गरीबी की एक एक झुर्री जैसे प्रेमचंद पहचानते थे, पुराने लेखक पहचानते थे। मुझे बहुत फ़क्र है कि वो ऐसे हमारे नए कवि भी एक एक झुर्रियाँ पहचान रहे हैं वंचित लोगों की, और प्रेम के सपने देख रहे हैं। एक और कविता है, वो भी शायद मुझे मिली नहीं है, उसमें वो कहता है, मैं तुमसे मिलूँगा, लेकिन तब जब युद्ध के यथार्थ से बड़ी प्रेम की अफवाहें हो जाएंगी, कुछ इस तरह से है। तो इस तरह का निचाट अकेलापन, 2 लोगों का अकेलापन जब ऐसे गलबहियाँ डाल के बतियाता है, तो जिस अंतरंग स्पेस की सृष्टि होती है वही है नई कविताएं। और हमें बहुत ही गौरव है इस बात का कि देश के छोटे छोटे कस्बों और गांवों से भी कविताएं आई हैं, हर वर्ग, हर वर्ण, हर स्त्री पुरुष, लड़की लड़के दोनों की कविताएं आई हैं, और बहुत सारे रंगों में आई हैं, बहुत बांकपन के साथ अपनी बात कहती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी। अब मैं मदन जी से गुजारिश करूंगा कि वह अपना वक्तव्य दें और इन युवा कवियों का हौसला बढ़ाएं। मदन जी। आपको माइक करीब रखना होगा। मैं सबसे पहले तो नई धारा की पूरी टीम, प्रमथराज जी और कार्तिकेय जी और आप सभी लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ, बच्चों से भी पहले, कि आपने इस नई अवधारणा के साथ, पिछले वर्ष से ही शुरू हुआ है, बच्चों की रचनाशीलता को सामने लाने का ये कार्य शुरू किया है। और मित्रों, ये जानना ही अपने आप में कितना सुखद है कि 1100 लोगों ने, युवाओं ने कविताएं भेजी, मतलब कविताएं लिखी जा रही है सबसे ज़्यादा। मैं ये मानता हूँ कि ये 1100 लोग जो लिख रहे हैं युवा, इसमें से ज़रूरी नहीं है कि सब कवि बने, लेकिन वो जो कुछ भी बनेंगे, वो वैज्ञानिक बनेंगे, अर्थशास्त्री बनेंगे, समाजशास्त्री बनेंगे, राजनीतिज्ञ बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, संवेदनशील मनुष्य बने रहेंगे। ये संवेदनशील मनुष्य बने रहने की शुरुआत है कविता। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही सुखद है। और मैं इन कविताओं पर बातचीत करने के लिए एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा समय है,
एक तरह से वैश्विक स्तर पर, हिंदी में तो कविता ही पहले से भी केंद्र में थी, पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोरोना के बाद कविता केंद्र में लौटी है, जिससे ये प्रमाणित हुआ है कि मनुष्य जब गहरे संकट में जाता है तो सबसे ज़्यादा कविता काम आती है। और फिर यूनेस्को ने जैसा कि कहा भी कि पिछली शताब्दी तो आधी शताब्दी राजनीतिक मुक्ति की थी, आधी आर्थिक मुक्ति की, और नई शताब्दी सांस्कृतिक मुक्ति की होगी। तो राजनीतिक मुक्ति की शताब्दी में उपन्यास केंद्र में था, आर्थिक मुक्ति की अर्ध शताब्दी में विमर्श केंद्र में था, और सांस्कृतिक मुक्ति की शताब्दी में कविता को केंद्र में होना चाहिए। और ये होता हुआ भी दिख रहा है, युवाओं के कारण दिख रहा है, हम जैसे लोगों के कारण नहीं कि युवा पीढ़ी के लोग आ रहे हैं। जो कविताएं हमारे सामने आई वो चकित करने वाली भी थी। इसमें कोई शिल्प चमत्कार नहीं है, कोई बहुत सहज भाषा में कैसे अपनी बातें कही जा सकती है, जीवन को कैसे रखा जा सकता है, ये इन कविताओं के माध्यम से देखा। और ये हमने देखा कि ऐसे समय में जबकि हमारे देश में खास करके मनुष्य को हर चीज़ के केंद्र से बाहर करके धर्म को और दूसरी चीज़ों को केंद्र में लाने की कोशिश हो रही है, ये सारी कविताएं सारे माध्यमों से मनुष्य को केंद्र में लाती हैं। पहली ये कविता जो मेरे सामने है, ईश्वर के बच्चे, कविताओं की चर्चा अनामिका जी ने बहुत अच्छी तरह कर दी और प्रियदर्शन जी ने, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन आप देखिए कि ये बच्चे के बारे में इसमें पंक्ति आती है कि ये किसी चमत्कार की तरह युद्ध में गिराए जा रहे खाने के थैले के पास प्रकट होते हैं और किसी चमत्कार की तरह ही अदृश्य हो जाते हैं। इस चार पंक्ति में आज के समय की जो त्रासदी है, जो हिंसा है, युद्ध है, भूख है, गरीबी है, विवशता है, युद्ध के बीच में भी राहत पैकेट के लिए हम देख रहे हैं गाज़ा से लेके और दुनिया के हर क्षेत्र में, और आज भी हो गया है, एक देश का पतन हुआ है और वो भी सकारात्मक है कि नकारात्मक समय सिद्ध करेगा। कई बार ऐसा हो रहा है, ये विडंबना है विश्व की कि तानाशाह जब जाता है तो उससे भी क्रूर तानाशाह उसको पराजित करके आता है। गांधी जी जैसे लोग नहीं हो रहे हैं अब हमारे दुनिया में, जो कि एक तानाशाही सत्ता को भी स्थापित करें तो एक मानवीय और लोकतांत्रिक सत्ता आए। ये अब बहुत दुर्लभ चीज़ हो गई है दुनिया में, लेकिन कविता में वो चीज़ बची हुई है, कविता में वो शिनाख्त बची हुई, वो पहचान बची हुई है जिससे। और ये भी हमने देखा कि इधर की हिंदी कविता में बहुत सारी चीज़ें, विचार इतने अधिक आए हैं कि मजदूर तो लगभग गायब हो गया है जीवन से। लेकिन ये नई जो कविताएं हैं, इसमें कई कविताएं ऐसी है, अनामिका जी ने भी चर्चा की। एक और कविता है कि बीड़ियाँ बनाती है गांव की स्त्रियां, उसके ऊपर। तो इस तरह से कामगर, मजदूर, सामान्य लोग, और लेबर चौक है पर तो है ही, इन सामान्य लोगों के जीवन को और मजदूरों को, किसानों को फिर से कविता में केंद्र में स्थापित करने का उपक्रम नई पीढ़ी कर रही है। तो इससे ये पता चलता है कि पीढ़ी का भविष्य नहीं, कविता का भविष्य उज्ज्वल है। पीढ़ी का तो जो है और भी बेहतर हो, मैं ये मानता हूँ। और ये अच्छी इस बात होगी कि जो लोग जहाँ भी लिख रहे हैं और वो जो कुछ भी बने, जीवन में जहाँ भी जाएं, उनका जीवन सफल होगा। सफलता तो अन्य कारणों से होगा, लेकिन कविता के कारण से उनका जीवन सार्थक होगा। सफलता और सार्थकता दो अलग अलग चीज़ें हैं, और अक्सर आदमी सफलता की तलाश में रहता है, सार्थकता को भूल जाता है। लेकिन संवेदनशील मन सफल होते हुए भी कहीं ना कहीं सार्थकता को भी तलाशता रहता है। तो ऐसी एक नई पीढ़ी हमारे सामने आ रही है, इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग आ रहे हैं, ये बहुत स्वागत योग्य है। और मैं तो पिछले वर्ष कहीं अन्य व्यवस्था तो मैं इसमें आने में असमर्थ हो गया था, नहीं आ पाया था। और इस वर्ष तो पिछले ही वर्ष मैंने वायदा किया था कि अगली बार, और चाहे जहाँ भी हो, जब आपका समय होगा तो मैं और कहीं भी जाने का कार्यक्रम नहीं रखूँगा। इस वायदे के साथ आया और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसका भागीदार बनने का अवसर मुझे मिला। इस अवसर के लिए मैं नई धारा टीम को अपनी तरफ से एक तरह से कहिए कि मैं इनके प्रति आभार भी प्रकट करता हूं कि इन्होंने जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है उसमें मुझे भी शामिल किया। धन्यवाद। शुक्रिया मदन जी। तो अब मैं एक एक करके नई आवाज़ें पुरस्कार 2024 से सम्मानित युवा कवियों को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वह आएं और अपनी कविताओं का पाठ करें। आज के हमारे पहले युवा कवि हैं आलोक आज़ाद।
आलोक का जन्म गाज़ीपुर के जखानिया गांव का है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जेएनयू से हासिल की और फ़िलहाल वहाँ पोस्ट डॉक्टोरल फेलो के रूप में कार्यरत हैं। हाल ही में उनका काव्य संग्रह ईश्वर के बच्चे प्रकाशित हुआ है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आलोक आज़ाद को कि वो आएँ और अपनी कविताएं हमारे सामने रखें। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप सबका, नई धारा का मुझे ये मंच देने के लिए। जूरीज़ का बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं इस मंच से अपनी कविताएं पढ़ सकूं। बहुत आभार आप सबका। जो मेरी पहली कविता है उसका शीर्षक है ईश्वर के बच्चे। जब भी हम पश्चिम देशों की तरफ देखते हैं तो उनकी अपनी एक गौरव गाथा समझते हैं। हमारे तसव्वुर में वहाँ बड़े सपने हैं, वहाँ उम्मीद है, और ऐसा कहते हैं कि पश्चिम देशों का जो सूरज है वो बहुत लाल है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उनका सूरज इसलिए लाल है कि उसमें सीरिया और अफ्रीका के बच्चों का लहू बहता है। मेरी कविता ईश्वर के बच्चे उसी लहू की पड़ताल करती है। मैं रखता हूँ अपनी कविता जिसका उन्वान है ईश्वर के बच्चे। क्या आपने ईश्वर के बच्चों को देखा है? क्या आपने ईश्वर के बच्चों को देखा है? ये अक्सर सीरिया और अफ्रीका के खुले मैदानों में धरती से क्षितिज की ओर दौड़ लगा रहे होते हैं। ये अपनी माँ की कोख से ही मजदूर हैं और अपने पिता के पहले स्पर्श से ही युद्धरत हैं। ये किसी चमत्कार की तरह युद्ध में गिराए जा रहे खाने के थैलों के पास प्रकट हो जाते हैं और किसी चमत्कार की तरह ही अदृश्य हो जाते हैं। ये संसद और देवताओं के सामूहिक मंथन से निकली हुई संतानें हैं जो ईश्वर के हवाले कर दी गई हैं। ईश्वर की संतानों को जब भूख लगती है तो ये आस्था से सर उठाकर ऊपर आकाश में देखते हैं और पश्चिम से आए देवदूतों के हाथों मार दिए जाते हैं। ईश्वर की संतानें उसे बहुत प्रिय है। वो उनकी अस्थियों पर लोकतंत्र के नए शिल्प रचता है और उनके लहू से जगमगाते बाजारों में रंग भरता है। मैं अक्सर जब पश्चिम की शोक चमकती रात को और उसके उगते सूरज के रंग को देखता हूँ, मुझे उसका रंग इंसानी लहू सा खालिस लाल दिखाई देता है। शुक्रिया। जो मेरी दूसरी कविता है उसका शीर्षक है कैसे बचाऊंगा अपना प्रेम। महमूद दरवेश अपनी राइटिंग्स में अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि इस दुनिया में युद्ध कितना सतत हो चुका है। वो कहते हैं कि मैं सामने से सिर्फ वक्त को गुजरते देखता हूँ, हर तरफ युद्ध की व्याप्ति देखता हूँ और प्रेम की जो जगहें हैं वो कल्पनाओं में भी दुरूह लगती हैं। मेरी कविता इसी प्रेम में होने की जो कठिनाई है उसको बयां करने की कोशिश करती है और वो उस उम्मीद को भी बयां करने की कोशिश करती है कि युद्ध के भी इस दौर में जो प्रेम के गीत हैं वो गाए जाएंगे। जैसा कि पाश कहते हैं कि मैं घास हूँ तुम्हारे हर किए धरे पर उगाऊंगा। मेरी कविता का शीर्षक है कैसे बचाऊंगा अपना प्रेम। स्टील का दरवाज़ा गोलियों से छलनी हुआ कराहता है और ठीक सामने तुम चांदनी में नहाए आंखों में आंसू लिए देखती हो। हर रात एक अलविदा कहती है, हर दिन एक निरंतर परहेज में तब्दील हुआ जाता है। क्या यह आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हारी देह में लिपटी स्निग्धता को महसूस कर रहा हूँ और तुम्हारे स्पर्श की कस्तूरी में डूब रहा हूँ। देखो ना, जिस शहर को हमने चुना था वो धीरे धीरे बमबारी का विकृत कैनवास बन चुका है, जहाँ उम्मीद मोमबत्ती की तरह चमकती है और हमारी तुम्हारी लड़ाई कहीं बारूदों के आसमान में गौरैया सी खो गई है। तुम्हारे गर्दन पर मेरे अधरों का चुंबन अपनी छाप छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। मेरी उंगलियों पर तुम्हारे प्यार के निशान हैं, लेकिन मेरी समूची देह सत्ता के लिए युद्ध का नक्शा घोषित की जा चुकी है। और इन सब के बीच तुम्हारी आंखें मेरी स्मृतियों का जंगल हैं, जिसमें मैं आज भी महुए सा खिलने को मचलता हूँ। मैं घोर हताशा में तुम्हारे कांधे का तिल चूम लेना चाहता हूँ। मैं अनदेखा कर देना चाहता हूँ पुलिस की सायरन को, हमारी तरफ आते कटीले तारों को। मैं जीना चाहता हूँ एक क्षण भंगुर राहत,
मैं तुम्हें छू कर एक उन्मादी पागल प्रेमी में बदल जाना चाहता हूँ। मैं टाल देना चाहता हूँ दुनिया का अनकहा आतंक। मैं जानता हूँ आकाश धूसर हो रहा है, नदियाँ सूख रही हैं शहरों के बढ़ते नाखून से। मेरे कानों में सैलाब की तरह पड़ते विदा गीत मुझे हर क्षण ख़त्म कर रहे हैं, पर फिर भी मैं कबूल करता हूँ प्रिय, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। मैं कबूल करता हूँ प्रिय, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। हम मिलेंगे किसी दिन जहाँ नदी का किनारा होगा, जहाँ तुम अप्रैल की महकती धूप में गुलमोहर से मिलोगी, जहाँ प्रेम की अफवाह युद्ध के सच से बहुत ताकतवर होगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आलोक। हमारी अगली कवयित्री हैं एकता वर्मा। एकता वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधरत हैं। कविताओं के साथ साथ सामाजिक एवं राजनैतिक मुद्दों पर भी लिखती रही हैं। वह रमा मेहता स्मृति लेखन पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित हैं। तो एकता आप आएँ और अपनी कविताओं से हमें नवाजें। शुक्रिया कार्तिकेय। नमस्कार मंच एवं साथियों। मेरी 2 कविताएं हैं। पहली कविता है घरौंदा, जिसको मैं पहले पढ़ूंगी। घरौंदा। धूल में नहाए शैतान बच्चे खेल रहे हैं घरौंदा घरौंदा, जोड़ रहे हैं ईंट के टुकड़े पत्थर सीमेंट के गुटके, बना रहे हैं नन्हे नन्हे घर, हंस रहे हैं तालियां पीट रहे हैं। या फिलिस्तीन का दुर्भाग्य है कि उसके बच्चे अपने नन्हे नन्हे घरों को बनाने के लिए चुन रहे हैं मलबा पड़ोसियों के जमींदोज हुए मकानों से। दूसरी कविता है कथरियाँ। कथरियाँ गृहस्थियों के उत्सव गीत होती हैं। जेठ बैसाख के सूखे हल्के दिनों में सालों से संजोए गए चीथड़ों को करीने से सजाकर औरतें बुनती हैं रंग बिरंगी धुन। वे धूप की कतरनों पर फैलती हैं तो उठती है हल्दी और सरसों के तेल की पुरानी सी गंध। गौने में आई उचटे रंग की साड़ियाँ बिछ जाती हैं महुए की ललाई कोपलों की तरह जड़ों की स्मृतियों पर। युगों पुरानी कथरियाँ इतरा उठती हैं नए लिबास में। कानों तक मोटे सूती धागे की तान उठती है। आलापों के सीधे आड़े टप्पे पड़ते हैं लकीरों में। औरत के हाथ थिरकते हैं, पृथ्वी पर उभरती हैं अक्षांश और देशांतर। हतभाग्य वे भी काल्पनिक कहलाईं। घर की औरतें भरी दोपहरी में इन्हें धूप दिखाती हैं, लेस्ती रोपती हैं, रफू रोगन करती हैं हर साल। इस तरह वे अपना इतिहास बचाती हैं। पुरुषों के वंश लिखे जाते हैं हरिद्वार में पंडों के पत्तरों में। औरतों की पुरखनें दर्ज होती हैं घर की इन्हीं पुरानी कथरियों में। ये कथरियाँ मानव त्रासदियों की चश्मदीद हैं। इन्होंने इतिहास को सबसे नंगे क्षणों में हांफते देखा है। उनके धब्बों में मरसिया के आंसू सोखे हुए हैं। सलवटों में प्रार्थनाओं की खाली सीपियाँ दबी हैं, चटकती हैं रात बेरात करवटों पर। इनमें टके हैं प्यार के नर्म किस्से भी, किरोसिया की चद्दर में कढ़े गुलाब की तरह यहाँ वहाँ। रातों में फुसफुसा कर कही गई मोहब्बत की मीठी शायरियाँ, लाड़ में पागे गए बोसे और मनुहारों पर रीझी थी कथरियाँ भी विदा होकर आई नई नवेली दुल्हनों के साथ साथ। कथरियाँ ही जानती हैं दिन में मूंछों के नीचे दबे रहे होठ सबके सो जाने पर मुस्कुराते हैं, तब चांद उतरकर चारपाई की पाटी तक आता है। ये कथरियाँ कुशल परिचायिकाएं भी रहीं, औरतों की सूजी हुई पीठों पर धरती रहीं गर्म फाहे ताउम्र। कथरियों ने भूगोल भी जाना। वे बताती हैं औरतों ने खारे समंदर को अपनी पीठ पर सुखाया है। कथरी का सूखा हुआ कोना जहाँ वे आदम को थपक थपक सुलाती हैं, पृथ्वी का 1/4 थल है जिसे किन्हीं नाविकों ने नहीं, औरतों ने अपनी हथेलियों से टटोल टटोल कर ढूंढा है। कथरियों के पास पृथ्वी के अपने मानचित्र भी हैं। यदि कोई पुरातत्वविद इनका धागा उतके
तो मिलेगा उनका ससुरा, मैका, पाषाण, पूरा पाषाण सब। जादुई कालीनों की तरह वे ले जाएंगी इतिहास के चिन्हित युगों के और पीछे। पूजागृह के लाल कपड़े में लपेटी किताब की तरह औरतों को फुर्सत की जिल्द न जुड़ी। घोंसला बुनती बुलबुल की तरह वे गाती ही रहीं, बुनती बिछाती ही रहीं। इसलिए समय से होड़ में मैके की कच्ची दीवार पर छूटी हथेलियों की लाल छाप की तरह नाम की जगह वे बचा पाई हथेलियाँ और कविता की जगह कतरियाँ। शुक्रिया। शुक्रिया एकता। हमारे अगले कवि हैं 21 वर्षीय गौरव तिवारी। गौरव वर्तमान में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में परास्नातक हिंदी के विद्यार्थी हैं। वह मूलतः प्रयागराज से हैं और उन्होंने शिक्षा दिल्ली से प्राप्त की है। गौरव, स्वागत है आपका। आदरणीय मंच और आदरणीय निर्णायक मंडल को मेरा सादर नमस्कार। बहुत शुक्रिया नई धारा का कि मुझे ये मौका दिया कविताएं भेजने का। तो सीधा कविता पे बात करेंगे। तो मेरी पहली कविता है जिसका शीर्षक है तुमसे मिलकर। भूमिका में बस इतना ही कहूँगा कि एक मान्यता है कि प्रेम मिल जाए तो मनुष्य पूरा हो जाता है। तो इसके विरोध में मेरी कविता है। कविता यूँ है कि नदी अकेली होती है, नदी अकेली होती है पर उतनी नहीं जितनी अकेली हो जाती है सागर से मिलने के बाद। नदी अकेली होती है पर उतनी नहीं जितनी अकेली हो जाती है सागर से मिलने के बाद। धरा अत्यधिक अकेली हो जाती है क्षितिज पर, धरा अत्यधिक अकेली हो जाती है क्षितिज पर, क्योंकि वहाँ मान लिया जाता है उसका मिलन नभ से। भंवरा भी तब तक नहीं होता तन्हा जब तक आकर्षित नहीं होता किसी फूल से। कि भंवरा भी तब तक नहीं होता तन्हा जब तक आकर्षित नहीं होता किसी फूल से। गलत है यह धारणा, गलत है यह धारणा कि प्रेम कर देता है मनुष्य को पूरा। गलत है यह धारणा कि प्रेम कर देता है मनुष्य को पूरा। मैं और भी अकेला हो गया हूँ तुमसे मिलकर। बहुत शुक्रिया। मेरी दूसरी कविता है कैपिटलिज्म। इसमें प्रतीकों के माध्यम से समाज में जो वर्गीकरण है उसके ऊपर बात की गई है। कविता यूँ है कि बाग में अक्सर नहीं तोड़े जाते गुलाब, कि बाग में अक्सर नहीं तोड़े जाते गुलाब। लोग या तो पसंद करते हैं उसकी खुशबू या फिर डरते हैं उनमें लगे कांटों से जो तोड़ने पर उन्हें कर सकते हैं ज़ख्मी। लोग या तो पसंद करते हैं उसकी खुशबू या फिर डरते हैं उनमें लगे कांटों से जो तोड़ने पर उन्हें कर सकते हैं ज़ख्मी। वहीं दूसरी तरफ घास रगड़ी जाती है, कुचली जाती है, कर दी जाती है अपनी जड़ों से अलग। वहीं दूसरी तरफ घास रगड़ी जाती है, कुचली जाती है, कर दी जाती है अपनी जड़ों से अलग। होती है प्रताड़ित अनेक प्रकार के शोषणों से, फिर भी रहती है बाग में, फिर भी रहती है बाग में, क्योंकि बाग भी नहीं कहलाता बाग घास के बिना। क्योंकि बाग भी नहीं कहलाता बाग घास के बिना। माली भी रखता है थोड़ा बहुत ध्यान घास का, ताकि बढ़ सके गुलाब की सुंदरता कुछ और। माली भी रखता है थोड़ा बहुत ध्यान घास का, ताकि बढ़ सके गुलाब की सुंदरता कुछ और। यदि घास भी पैदा नहीं करेंगी खुशबू, यदि घास भी पैदा नहीं करेंगी खुशबू या फिर नहीं बनेंगी कटीली, तो होती रहेंगी शोषित। यदि घास भी पैदा नहीं करेंगी खुशबू या नहीं बनेंगी कटीली, तो होती रहेंगी शोषित और गुलाब बना रहेगा कैपिटलिस्ट। धन्यवाद। शुक्रिया गौरव। हमारे अगले कवि हैं प्रशांत बेबार। प्रशांत का जन्म मथुरा में हुआ। उनकी कविताएं एवं कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। उनका काव्य संग्रह दरीचे वर्ष 2020 में प्रकाशित हुआ। वह विश्व हिंदी अकादमी द्वारा हिंदी सेवा सम्मान 2022 और विंगवर्ड काव्य पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत है।
स्वागत है आपका प्रशांत। सबसे पहले तो नई धारा का शुक्रिया, निर्णायक मंडल का हार्दिक आभार और सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं प्रशांत बेबार अपनी 2 कविताएं आज आपके सामने रख रहा हूँ। पहली कविता है अंतर्देशीय। अंतर्देशीय इनलैंड लेटर। मुझे ऑडियंस में थोड़ी जेनजी ऑडियंस भी दिख रही है, तो इनलैंड लेटर यूँ मोटे तौर पे समझ लें कि अगर एनवेलप के अंदर बाहर दोनों तरफ से लिखकर भरपूर लिखकर भेज दिया जाता है, एक हल्के नीले रंग का चलता था, बंद हो गया। बहरहाल कविता शुरू करता हूँ। अंतर्देशीय। आज हवाओं ने हिचकी ली कई दफ़ा, आज हवाओं ने हिचकी ली कई दफ़ा, गांव में हल्ला मचा अंधड़ आया, ताल तलैया पानी का दुपट्टा ओढ़े भागे, मगर मैं खड़ा रहा उसी लाल पीले दफ्तर के आगे जिसे डाकखाना कहते हैं, उसके धूल अटे बड़े बड़े दरवाज़ों पे मेरी किस्मत की मानिन ताला पड़ा था। अब की दफ़ा भी बेटे की चिट्ठी ना मिली, शायद सरहद पे मोहरें सूख गई हैं, फिर मजबूरी में ही पढ़ लिया आसमान, जैसे नीला अंतर्देशीय कोई सर पे टंगा हो, किसी ने थूक से चिपका कर भेजा था, चिपकन हट गई, नंगी धूप गिर रही है। जर्द आंखें उठाकर ऊपर देखा तो इस आसमानी खत में लिखा था, बलवीर की छुट्टी मंजूर हुई, अगले ही महीने आना है, बस घर पक्का करवाना है। पलट के लिखा है मुड़ी हुई तरफ, गुड्डी से कहना राखी जो भेजी थी बिल्कुल वक्त से पहुंची, कल ही कारगिल में बम गिरे हैं। पलट के लिखा है मुड़ी हुई तरफ, गुड्डी से कहना राखी जो भेजी थी बिल्कुल वक्त से पहुंची, कल ही कारगिल में बम गिरे हैं। और थोड़ा हाशिया बचाकर छोटे शब्दों में लिखा है, बाबा फिक्र न करना फसल की अब, खबरें कहती हैं मेह बरसेगा, पढ़कर खत पूरा मैं लौट आया हूँ रोज की तरह, और बांध ली हैं आंखें अपनी इसी अंतर्देशीय से जो सर पे टंगा है। खबर खैरियत का अगर कोई रंग होता तो यकीनन आसमानी होता। बहुत शुक्रिया। दूसरी कविता सिलबट्टा। अगेन मिक्सर ग्राइंडर वाले सिलबट्टा, जो एक पत्थर की सिल पे पीसा जाता था। शुरू करता हूँ। वो पीसती है दिन रात लगातार, मसाले सिलबट्टे पर, तेज तीखे मसाले अक्सर जलने वाले, पीस कर दांती तान कर भौहें, वो पीसती है हरी हरी नरम पत्तियां और गहरे काले लम्हे, सिलेटी से चुभने वाले किस्से। वो पीसती है भीगे काजू मीठे बादाम, और पीस देना चाहती है सभी कड़वी भद्दी बेस्वाद बातें, लगाकर आलती पालती, लिटाकर सिल, उठाकर सिरहाना उसका, दोनों हथेलियों में फंसाकर बट्टा, सीने में भरकर सांस, नथुने फुलाकर पसीने से लथपथ पीस देना चाहती है बार बार सरकता घूंघट, चिल्लाहट, छटपटाहट, अपनी और उनकी जिनके निशान हैं बट्टे पर, और उनकी भी जिनकी नहीं चाहती निशान बट्टे पर। वो पीसती है दिन रात, खुद को लगातार मिलाकर देह का चूरा,
मिलाकर देह का चूरा पोटुओं में नमक से यूं, मिलाकर देह का चूरा पोटुओं से नमक में यूं, बनाती है लजीज सब कुछ। वो पीसते पीसते सिलबट्टे पे उम्र अपनी, वो पीसते पीसते सिलबट्टे पे उम्र अपनी, गढ़ती है तमाम मीठे ठंडे सपने और रख देती है बेटी के नन्हे होठों के पोरों पर चुपचाप, सिलबट्टे से दूर, इस सिलबट्टे से बहुत दूर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया प्रशांत। हमारे अगले कवि हैं शिवम चौबे। 27 वर्ष के शिवम फिलहाल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी विभाग में कथा साहित्य पर शोध कर रहे हैं। उनका जन्म लखनऊ में हुआ। उनकी कविताएं वागर्थ, पाखी, बहुमत और सदा नीरा जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। स्वागत है आपका शिवम। शुक्रिया कार्तिकेय जी, नई धारा और निर्णायक मंडल का बहुत बहुत आभार। मेरी पहली कविता है लेबर चौक या लेबर चौराहा। मैं इलाहाबाद में जहाँ रहता हूँ उसके मेरे घर के पास में ही जो है एक लेबर चौक है, तो ये कविता वहाँ की जो इमेज है उसको देख करके ही फिर उस तरह से लिखी गई। कटरे में सूरज ढोकर लाते हुए, गमछे में कन्नी, खुरपी, छेनी, हथौड़ी बांधे हुए, रूखे कटे हाथों से समय को धकेलते, पुलिस चौकी और लाल चौक के ठीक बीच जहां रोज़ी के 4 रास्ते खुलते हैं और कई बंद होते हैं, जहां छतनाग से, अंदावा से, रामनाथपुर से, ये सब आसपास के मोहल्ले हैं, आसपास की जगहें हैं। पुलिस चौकी और लाल चौक के ठीक बीच जहां रोज़ी के 4 रास्ते खुलते हैं और कई बंद होते हैं, जहां छतनाग से, अंदावा से, रामनाथपुर से, जहां मुस्तरी या कुजाम से, मुंगेर या आसाम से पूंजीवाद की आंत में अपनी ज़मीनों को पचता देख अगली सुबह गरीबी की गद्दी पर बैठ विकास की टूटी साइकिल पे सवार कई कई मज़दूर आते हैं, वहीं है लेबर चौराहा। कई शहरों में कई कई लेबर चौराहे हैं, अल्लाहपुर या रामबाग में, बनारस या कानपुर में, दिल्ली या अमृतसर में, जैसे हर जगह सिविल लाइंस है, जैसे घंटाघर है, जैसे चौक है, वैसे ही है लेबर चौराहा। इन जगहों से बहुत अलग लेबर चौराहा ही है जिसकी हथेली पे पूरा शहर टिका है। आँखों से अभिजात पने की पट्टी हटाकर देखोगे तब समझोगे कि दुनिया की कोने कोने में जहाँ जहाँ मज़दूर हैं वहाँ वहाँ भी होता ही है लेबर चौराहा। फिर भी कितनी अजीब बात है कि जिन रेलों से मज़दूर आते हैं उनमें उनके डिब्बे सबसे कम हैं, जिन शहरों को बसाते हैं उनमें उनके घर नगण्य हैं, जिन खेतों में अन्न उगाते हैं वहाँ उनकी भूख सबसे कम है, खादानों में, मिलों में, स्कूलों में, बाज़ारों में, अस्पतालों में उनके हिस्से ना के बराबर हैं। फिर भी वे आते हैं। अपना गांव टोला छीन लिए जाने के बाद जीने के लिए गंदे पानी, गंदी व्यवस्था और गंदी हवा में बचे रहने के लिए उसी विकास की टूटी साइकिल पे सवार उन्हें जब भी लेबर चौराहे की तरफ आता हुआ देखो, उन्हें पहचानो, वे हमारे पड़ोस से ही आए हैं। उनसे पूछो का हाल बा, वे जवाब ज़रूर देंगे। वे इज़राइल या फ़िलिस्तीन में, भारत या ब्राज़ील में, जहां दुनिया ढहेगी पहली ईंट रखने वे ही आएंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हर बार विकास की टूटी साइकिल पे सवार, गमछे में कन्नी, खुरपी, छेनी, हथौड़ी बांधे हुए, रूखे कटे हाथों से समय को धकेलते पुलिस चौकी और लाल चौक के ठीक बीच, क्या वे इसी तरह आएंगे? शुक्रिया। दूसरी कविता है सपने। रिक्शे वाले सवारियों के सपने देखते हैं, सवारियां गंतव्य के। रिक्शे वाले सवारियों के सपने देखते हैं, सवारियां गंतव्य के। दुकानदार के सपने में ग्राहक ही आएँ ये ज़रूरी नहीं,
मॉल भी आ सकते हैं। छोटे व्यापारी पूंजीपतियों के सपने देखते हैं, पूंजीपति प्रधानमंत्री के सपने देखता है, प्रधानमंत्री के सपने में संभव है जनता ना आए। प्रधानमंत्री के सपने में संभव है जनता ना आए। आम आदमी अच्छे दिन के स्वप्न देखता है, पिता देखते हैं अपना घर होने का सपना, माँ के सपने में आती है अच्छी नींद। हर व्यक्ति अपनी जगह से आगे बढ़कर देखता है। मल्लाह नदियों के सपने देखते हैं, नदियों के सपने में मछलियाँ नहीं समुद्र आता है। पौधों के सपने में पेड़, पेड़ों को शायद ही आते हों पलंग और कुर्सी के स्वप्न। पेड़ों को शायद ही आते हों पलंग और कुर्सी के स्वप्न। कैदी देखते हैं आज़ादी के सपने, चिड़ियों के सपने में होता है आसमान। सपने आने और सपने देखने में फ़र्क होता है। आए हुए सपने डर के सपने होते हैं, देखे गए सपने सुंदर इच्छाओं के। मैंने देखा था तुम्हारे साथ जीवन का सपना, मेरे सपने में आते हैं तुम्हारे छूटे हुए हाथ। मेरे सपने में आते हैं तुम्हारे छूटे हुए हाथ। बच्चों को आते हैं सबसे सुंदर सपने, बूढ़ों के सपने में घटता है जीवन। क्रांतिकारी देखते हैं संघर्ष और प्रेम के स्वप्न। कवि के सपने में संपादक और पुरस्कार ही आए, ऐसा कहाँ लिखा। क्रांतिकारी देखते हैं संघर्ष और प्रेम के स्वप्न। कवि के सपने में संपादक और पुरस्कार ही आए, ऐसा कहाँ लिखा। उनको दुनिया भर के सपने आते होंगे, बीते हुए कल और आने वाले कल के सपने। जैसे नदी की सीमा में पानी होता है, जैसे नदी की सीमा में पानी होता है, नींद की सीमा में होते हैं सपने। सूख जाती है जिनकी नदी, उनको कहाँ ही आते हैं सपने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शिवम। हमारे अगले कवि हैं वैभव शर्मा। वैभव का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले का है। उनकी कविताएं और अनुवाद कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। वे 2023 के NCW इमर्जिंग ट्रांसलेटर्स मेंटरशिप प्रोग्राम में चयनित किए गए। उनके द्वारा अनुदित पहली पुस्तक अंडर द नाइट जैस्मिन 2024 में प्रकाशित हुई। स्वागत है आपका वैभव, आप आएँ और अपनी कविताएं हमें सुनाएं। धन्यवाद कार्तिकेय। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। अब इतनी बड़ी संख्या में कविताएं सुनने आए हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने से। शुक्रिया निर्णायक मंडल का। मैं बहुत कम कविताएं लिखता हूं और मेरी कविता आप लोगों ने पढ़ी और पसंद की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 कविताएं हैं। पहली कविता का नाम है मंच से। कविताएं मेरे लिए ऐसा होता है कि पहले एक चित्र दिमाग में आता है, फिर कविता आती है। तो मंच से के लिए एक अंधेरा मंच था, एक तरफ धूल थी, एक तरफ रोशनी थी, बाकी ये कविता है। मंच के एक कोने से शोर उठता है, मंच के कोने से शोर उठता है और रोशनी भी। सामने बैठी जनता डर से भर जाती है। मंच से बताया जाता है शांति से पहले ज़रूरी है क्रांति। मंच से बताया जाता है शांति के पहले ज़रूरी है क्रांति, तो सामने बैठी जनता जोश से भर जाती है। शोर और रोशनी की ओर बढ़ती है डरी हुई जनता। खड़े होते हैं हाथ और लाठियाँ, खड़ी होती है डरी हुई भयावह जनता। डरी हुई भीड़ बड़ी भयानक होती है, डरी हुई भीड़ बड़ी भयानक होती है। डरे हुए लोग अपना डर मिटाने हेतु, डरे हुए लोग अपना डर मिटाने हेतु काट सकते हैं अपने ही अंग। डर मिटाने के लिए अंग काटने का चलन आया है। मंच के दूसरे कोने से अट्टहास, खून की बौछार, शोर खूंखार, भयावह आकृतियां अपार। जनता डरी और सहमी खड़ी, हाथ में लिए तीखे नुकीले कटीले हथियार। डरी हुई जनता अंगों को काट कर डर को छांट छांट कर अलग करती, फिर भी डरा करती निरंतर। डरी हुई जनता मंच के नीचे से ऊपर वालों को तकती, डरी हुई जनता मंच के नीचे से ऊपर वालों को तकती।
पर उनके पास ना दिखे उसको कोई हथियार। मंच पे दिखे सुशील मुखी, सुंदर, चरित्रवान एवं मोहक कलाकार। डरी सहमी खून से लथपथ जनता देखती शोर और अट्टहास के बीच समूचे निगले जाते अपने अंग हजार। दूसरी कविता है रामलीला के बाद घर लौटता रावण। इसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं एक 24/7 शॉप में था और वहाँ मैंने बहुत सारी रोशनी थी, रात के 12 बजे थे। मैंने कहा अगर यहाँ पे रामलीला का रावण आ जाए तो क्या हो। और फिर जैसा कि अनामिका जी ने कहा कि कविता अपना एजेंडा लेकर चलती नहीं है, वो बनते बनते बन जाती है। तो रामलीला के बाद घर लौटता रावण। रामलीला के बाद घर लौटता रावण शहर की 24/7 दुकान से खरीदता है दूध की थैली और एक पैकेट ब्रेड। काली पोशाक रामलीला की चकाचौंध के बाहर लगती है अनजान, जैसे शहर के बीचों बीच आ खड़ा हुआ हो कोई चिड़ियाघर से छूटा जानवर। मेकअप पुते चेहरे को ले जब पहुंचता है घर, पत्नी दरवाज़ा खोलती है, उसके घर मुंह अंधेरे रावण आया है। त्योहार के अंत में भोजन मिलने पर तथाकथित रावण के बच्चे भगवान राम को धन्यवाद देते हैं। उनके पिता ने कहा है भगवान पे भरोसा रखो। रावण हिंदी बोलता है मिली जुली पंजाबी के साथ। शुक्रिया। सुबह होने के बिल्कुल पहले सो जाते हैं रावण और उसका परिवार। उसने नहीं हरी कोई सीता और मनाता है रोज राम को। उसने नहीं हरी कोई सीता और मनाता है रोज राम को। अट्टहास करता है सिर्फ स्टेज पर। धीरे बोलने वाला हमारा रावण बहुत प्रेम करता है पत्नी से और बच्चों से, इसीलिए रोज जाता है अपने भगवान से लड़ने मैदान में। कि धीरे बोलने वाला हमारा रावण बहुत प्रेम करता है पत्नी से और बच्चों से, इसलिए रोज़ जाता है अपने भगवान से लड़ने मैदान में। इसीलिए रोज़ देखते हैं लोग उसे चिड़ियाघर से छूटे जानवर की तरह, 1 महीने तक लगातार हर साल जब रामलीला खत्म होने पर घर लौटता है। आखिरी पैकेट दूध लिया जाएगा 2 हफ्ते बाद। दिवाली पर नहीं होती कोई झांकी कोई लीला। दूध और तेल इस साल फिर हो गए महंगे, पर थोड़ा सा तेल ले आया था रामलीला के बाद घर लौटता रावण। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वैभव। हमारी अगली कवियत्री हैं अदीबा खानम। अदीबा का ताल्लुक़ रामपुर और अल्मोड़ा से रहा है। फ़िलहाल वह दिल्ली सरकार के सर्वोदय कन्या विद्यालय में हिंदी पढ़ाती हैं। अध्यापन के अतिरिक्त कविताएं और गद्य भी लिखती हैं। उनकी कविताएं सदा नीरा पर प्रकाशित हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद कार्तिकेय। यहाँ मौजूद निर्णायक मंडल, आप सभी लोगों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 कविताएं हैं। जो पहली कविता है उसका नाम मैंने वैसे अभी तक नहीं रखा, लेकिन सोच रही हूँ रख दूँ अभी। औरतों के हाथ। मेरे गांव की औरतें बीड़ियाँ बनाती हैं। मेरे गांव की औरतें बीड़ियाँ बनाती हैं, पत्ता तराशती हैं। मेरे गांव की औरतें बीड़ियाँ बनाती हैं, पत्ता तराशती हैं, खुरदुरे को नर्म करती हैं। मेरे गांव की औरतें चूल्हे बनाती हैं, ढाल देती हैं, आकार गढ़ती हैं। मेरे गांव की औरतें चूल्हे बनाती हैं, ढाल देती हैं, आकार गढ़ती हैं। मेरे गांव की औरतें आंगन लीपती हैं। मेरे गांव की औरतें आंगन लीपती हैं, कंगूरे बनाती हैं, उतार चढ़ाव का ध्यान रखती हैं। उनके फुर्तीले हाथ देखकर मैं अक्सर सोचती हूँ, औरतों की कैंची ज़ुबान पर दुहाई देने वाले लोगों ने कभी औरत के हाथ क्यों नहीं देखे। दूसरी कविता है
टूटती आवाज़ की सरगम। संताप का एक महीन रेशा कुलबुलाता है मेरी सांसों में। संताप का एक महीन रेशा कुलबुलाता है मेरी सांसों में। कुछ ठक से आकर लगता है छाती पर, कुछ ठक से आकर लगता है छाती पर। उस ठक का आघात छाती से अधिक हृदय पर महसूस करती हूँ। बोल टूट टूट जाते हैं और बजती है एक सरगम अचीन्ही सी। बोल टूट टूट जाते हैं और बजती है एक सरगम अचीन्ही सी। बावरी दृष्टि ढूंढती है उस आवाज़ को, बावरी दृष्टि ढूंढती है उस आवाज़ को। पर कौन जाने मेरी कस्तूरी में गंध से अधिक बिखरी हो आवाज़ की टूटन। पर कौन जाने मेरी कस्तूरी में गंध से अधिक बिखरी हो आवाज़ की टूटन। कुम्हला जाता है हृदय इन आघातों से, कुम्हला जाता है हृदय इन आघातों से। मैं शक्तिहीना दुख की रोटियां सेकते जला लेती हूँ उंगलियाँ। मैं शक्तिहीना दुख की रोटियां सेकते जला लेती हूँ उंगलियाँ। फिर भी रह जाते हैं मेरे शब्द वंचित उस दहक से जिसने मेरे पोर झुलसा दिए। फिर भी रह जाते हैं मेरे शब्द वंचित उस दहक से जिसने मेरे पोर झुलसा दिए। आँखों में अटके हैं सहस्रों शब्द, आँखों में अटके हैं सहस्रों शब्द। रुंधता है कंठ, माथे की नसों में महसूस करती हूँ एक अतृप्त फड़क। फिर भी प्रिय मेरे तुम्हें देखकर मैं अपना विलाप कर देती हूँ स्थगित अनंत काल के लिए। फिर भी प्रिय मेरे तुम्हें देखकर मैं अपना विलाप कर देती हूँ स्थगित अनंत काल के लिए। घाव गहरे बहुत हैं, घाव गहरे बहुत हैं, जब तब रिश्ते हैं आँखों की कोर से। जहन में बसी वो पीली तितली जिसकी देह अचल पड़ी है मेरी हथेली पर, भटकती रही करीब कई वर्षों तक। जहन में बसी वो पीली तितली जिसकी देह अचल पड़ी है मेरी हथेली पर, भटकती रही कई वर्षों तक। व्याध ढूंढे नहीं मिलता। शंकाएं सिर उठाती हैं, दृष्टि गिरती है अपनी नखों की ओर। शंकाएं सिर उठाती हैं, दृष्टि गिरती है अपने नखों की ओर। एक कौंध चेहरे को घेर रही, कृशकाय ओठ फड़फड़ाते हैं अस्फुट किसी प्रार्थना में। शोक की एक गहरी तान कर्ण फूल में आकर अटक गई है, शोक की एक गहरी तान कर्ण फूल में आकर अटक गई है। ढूंढने को अब बचा नहीं व्याध कोई। ओ प्रिय मेरे हमें ध्यान से देखना चाहिए आईना। ओ प्रिय मेरे हमें ध्यान से देखना चाहिए आईना। ध्यान से देखो तो पाओगे ये गूढ़ रहस्य कि स्वयं को मृत्यु के हाथों सौंप देना आत्महत्या का सबसे आसान तरीका है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अदीबा। इस सूची में एक और पुरस्कृत कवि हैं जो आज यहाँ खुद नहीं आ पाए हैं। मैं उनका परिचय भी आप सबसे करा दूँ। उनका नाम है अभिजीत सिंह। अभिजीत लखनऊ के रहने वाले हैं। कविता के अलावा निबंध लेखन, रंगमंच और सिनेमा में भी दखल रखते हैं। उनकी कविताएं हिंदवी और सदानीरा पर प्रकाशित हैं। वे फ़िलहाल मैनचेस्टर में रहते हैं। उनकी कविताएं आप जल्द ही नई धारा के सोशल मीडिया पेज पर देख और सुन पाएंगे। तो ये थे नई आवाज़ें पुरस्कार 2024 से सम्मानित हमारे 8 युवा कवि। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक बार फिर से इनके लिए ज़ोरदार तालियां। इनमें से कई कवि जो हैं दिल्ली से बाहर से यहाँ आए हैं आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबका बहुत आभारी हूँ। अब मैं सभी युवा कवियों से गुजारिश करूँगा कि वह एक एक करके आगे आएँ और निर्णायक मंडल से अपना पुरस्कार और सर्टिफिकेट स्वीकार करें। सबसे पहले नई आवाज़ें पुरस्कार से सम्मानित हमारे 8 प्रतिनिधि कवि और उसके बाद वरीयता सूची में स्थान प्राप्त 14 कवि। तो आलोक, सबसे पहले आप मदन जी से अपना पुरस्कार लें। मदन जी आप वहीं से इनको पुरस्कृत कीजिए जी। ज़ोरदार तालियां। आप तालियों के साथ इन युवा कवियों का हौसला बढ़ाते रहिए जी। शुक्रिया। एकता, आप भी मदन जी से अपना पुरस्कार लें जी।
तालियां आप बहुत बहुत शुक्रिया एकता। शिवम, अब आप आगे आए, अनामिका जी से आप अपना पुरस्कार लें, यहाँ से शिवम जी। बहुत धन्यवाद। गौरव, आप आए, अनामिका जी से अपना पुरस्कार लें। गौरव के लिए तालियां। गौरव महज 21 वर्ष के हैं, हमारे सबसे युवा कविता प्रतियोगिता में भी सबसे युवा कवि। इसके बाद अदीबा को मैं आमंत्रित करूंगा, वो आएँ और प्रियदर्शन जी से अपना पुरस्कार लें। वैभव, आप भी आएँ, प्रियदर्शन जी से अपना पुरस्कार स्वीकार करें। और प्रशांत जी, शुक्रिया वैभव। प्रियदर्शन जी, प्रशांत को भी आप सम्मानित करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इन 8 पुरस्कृत कवियों के अलावा 14 कवियों की एक सूची है जिनको हम आज पुरस्कृत करेंगे। ये वो कवि हैं जिनकी कविताएं बहुत अच्छी थी, बस कुछ 19-20 का अंतर रह गया और वो इन मुख्य 8 कवियों में स्थान नहीं पा पाए, लेकिन उनको भी हम प्रोत्साहन के तौर पर ये पुरस्कार देना चाहेंगे। तो इनमें से कुछ कवि आज हमारे साथ हैं, कुछ नहीं आ पाए हैं, लेकिन मैं सभी का नाम पढ़ूंगा। मनी स्वप्ना आज आई हैं। मनी स्वप्ना, आप आइए और अपना पुरस्कार लीजिए। मदन जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इन्हें इनका पुरस्कार दें। अर्पित कटियार, अर्पित कटियार जी। अनामिका जी से मैं गुजारिश करूंगा अर्पित को उनका पुरस्कार और सर्टिफिकेट दें। ये बहुत ही ख़ास मौका है इन कवियों के लिए। अर्पित, आप इस तरफ एक बार देखें अपने पुरस्कार के साथ जी। ठीक है। आकाश, आकाश प्रियदर्शन जी से पुरस्कार ग्रहण करें जी। प्रांजल, आइए। मदन जी, प्रांजल को आप पुरस्कार दें। सत्यव्रत, अगर वो हैं हमारे बीच में अभी, सत्यव्रत। मोहम्मद मुअस्सर, जी। मोहम्मद मुअस्सर का पुरस्कार अनामिका जी। कुछ और कवि हैं इस सूची में जो आज नहीं आ पाए।
सत्यव्रत, यशवंत कुमार, निकिता नैथानी, अजय दुर्गे, प्रियव्रत जोशी, पवन सेन मासूम, अक्षत पाठक और नीरव, इन सभी कवियों की कविताएं आप नई धारा के सोशल मीडिया पेजेस पर जल्द ही सुन पाएंगे और उनको अपनी कविताओं का पाठ करते हुए देख पाएंगे। तो आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ें। नई धारा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर उपलब्ध है। अब मैं नई धारा के प्रधान संपादक श्री प्रमथराज सिन्हा जी से निवेदन करूंगा कि वह स्टेज पर आएं और हमारे जजेस को, निर्णायक मंडल के सदस्यों को फेलिसिटेट करें। सबसे पहले मदन जी एक गुलदस्ते के साथ और अंग वस्त्र के साथ, मदन जी हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना समय दिया और आप आज हमारे बीच यहाँ पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी। अनामिका जी, हर साल बिना किसी एक्सेप्शन के अनामिका जी इस पुरस्कार और इस आयोजन में हमारा साथ देती हैं। हम किसी भी कार्यक्रम के लिए बेझिझक अनामिका जी से संपर्क करते हैं और वो कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं करती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी। और प्रियदर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, अपनी प्रतिक्रिया से इन सभी युवा कवियों का हौसला बढ़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे 8 पुरस्कृत कवि और वरीयता सूची में स्थान प्राप्त जितने भी कवि आज यहाँ मौजूद हैं, सब स्टेज पर आएँ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, ताकि हम जजेस के साथ एक तस्वीर आप सबकी लें। जी।